नमस्ते, मैं डॉक्टर के आर महिया ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, ये जो चैनल है उच्च शिक्षा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है और इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है कि महाविद्यालयी छात्रों के साथ ही न केवल राजस्थान अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के सभी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उनको एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और इस हेतु राजस्थान के शिक्षकों का एक पैनल बनाया गया है और इस मंच का जो नेतृत्व है स्वयं आयुक्त महोदय माननीय संदेश नायक स्वयं कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी शिक्षक जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आपके साथ आगे जुड़ने वाले हैं वो अपने अपने विषयों के अद्वितीय साधक हैं। उन्होंने साधना करी है और जीवन में सफलता प्राप्त की है। किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं इसके लिए पूर्ण प्रयास हम लोगों का रहेगा। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस ज्ञानसुधा चैनल के माध्यम से कुछ स्तरीय शिक्षा आपको प्रदान हो सके इसका हम लोग प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, मैं हिंदी व्याकरण की बात करने वाला हूं। हिंदी भाषा और व्याकरण, देखिए हम सभी जानते हैं कि राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी लोक सेवा आयोग हैं उन लोक सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापित जितनी भी परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो, चाहे वो उपनिरीक्षक की परीक्षा हो, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, चाहे ग्राम सेवक की परीक्षा हो या कोई और तमाम परीक्षाएं सीजीएल के एग्जाम हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण एक मुख्य भूमिका निभाता है। मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी व्याकरण का एक क्रमबद्ध रूप से आपके सामने प्रत्येक अध्याय लेकर के आऊं और आपको यहां से कुछ अच्छा सीखने को मिले। चलिए मैं शुरू करता हूं। मित्रों, हिंदी भाषा और व्याकरण आज का जो हमारा विषय होगा यह किसी विशेष बिंदु पर आधारित नहीं होगा अपितु एक सामान्य रूप से भाषा और व्याकरण का परिचय क्या हो सकता है, उसकी भूमिका क्या हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हिंदी जो है भारत के करीबन यदि मैं भाषा के रूप में हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो है वो भारत के 42% भूभाग पर बोले जाने वाली एक भाषा है। लगभग 10 राज्य जो कि भारत के बड़े राज्य हैं उनमें यह घोषित रूप से प्रथम भाषा के रूप में इसको पढ़ाया जाता है और संपूर्ण यदि मैं विश्व की बात करूं तो लगभग 80 करोड़ लोगों की भाषा है। और न केवल भारत ही अपितु आप नेपाल ले लीजिएगा, सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है, पाकिस्तान के कुछ भाग हैं, उन सभी देशों में भी जो हिंदी बोली जाती है। इसका मतलब हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे मजबूत आधार लेकर के उभरती हुई भाषा है। भारत में हिंदी के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो राजभाषाई रूप, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक तो राजभाषाई रूप और एक राष्ट्रभाषा रूप। जो ये मेरी जो कक्षाएं होगी ये राजभाषाई रूप को लेकर के हैं, जहां पर मानक क्या है, अमानक क्या है, विधिक क्या है, स्वीकृत क्या है, अस्वीकृत क्या है, अमानक क्या है, इन सब बातों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदी जो शब्द है, यदि मैं हिंदी शब्द की बात करूं तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही मान्य है। हालांकि कुछ विद्वान इसको संस्कृत से ही उत्पन्न मानते हैं और मैं वैयक्तिक रूप से भी ऐसा ही मानता हूं, लेकिन आपको यदि पूछा जाए, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी जो ये शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये ध्यान रखिएगा, फारसी ईरानी भाषा में सिंधु शब्द था, सिंधु का हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदवी शब्द हुआ और हिंदवी रूपांतरित होकर के हिंदी के रूप में हमारे सम्मुख आया। यदि मैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा की यदि बात करूं तो देखिएगा, मैं एक पॉइंट यदि यहां पर बीच में मान लूं और यहां से देखिए एक लाइन के माध्यम से इसको समझते हैं। आज यदि हम यहां पर
सिरे पर हैं। तो ये जो आधुनिक हिंदी तक पहुंचने की जो यात्रा थी वो किस प्रकार से हुई, उसके बारे में हम 5 मिनट बात करेंगे। उसके बाद में हम भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और उसके अंक कौन कौन से हैं। आज का व्याख्यान ऐसा रहने वाला है। देखिए, जो हमें भारतीयों का जो जात इतिहास है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों, वैदिक संस्कृत का मतलब यह है कि जिसमें वेदों की रचना हुई, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों का निर्माण हुआ। वेद, वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद जिसमें लिखे गए, जिसमें उपनिबद्ध हैं, वह जो भाषा कहलाई वह वैदिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत से शुरू हुआ यह सिलसिला, यदि मैं 2020 की बात करूं और यहां पर वैदिक संस्कृत का यहां पर मैं ईसा शती मान लूं, तो ये वैदिक संस्कृत का जो समय है ये ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी है और आज 2020 चल रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो यात्रा है करीबन 3500 वर्ष या 3520 वर्ष आप मान सकते हैं। क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से हमें कोई ना कोई एक ऐसा विभाग करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा मानक बिंदु मानना पड़ेगा जहां से उस भाषा की शुरुआत होती है। मैं डायरेक्ट आपको साक्षात हिंदी पढ़ाने वाला नहीं, हिंदी की जो वर्तमान स्थिति तक हिंदी पहुंची कैसे, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो वैदिक संस्कृत जिसका समय ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी, जिसमें वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लिखे गए, ये वैदिक संस्कृत धीरे धीरे जब रामायण काल आता है तो यहीं पर रामायण से शुरू होती है और ये लौकिक संस्कृत बन जाती है। हम जैसा कि जानते हैं महर्षि वाल्मीकि लौकिक संस्कृत के आदि महाकवि हैं और लौकिक संस्कृत का जो आदि महाकाव्य है वो रामायण है। और जो पहला छंद है जिसे हम आदि छंद कहते हैं वह अनुष्टुप है। ये कुछ चीजें आपको और संदर्भ में भी काम आएगी, इसलिए आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। रामायण, महाभारत मानी महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, महाकवि भास, अश्वघोष, सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी, ये जितने भी जो कवि जिनके मैंने नाम लिए ये लौकिक संस्कृत से संबंधित है। और जो हमारी ऋषि परंपरा है जिसमें हम अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, पृथ्वी देव ये जो मानते हैं ये वैदिक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत में ये कवि है, यहां पर ऋषि शब्द आता है। वैदिक संस्कृत का कोई कवि नहीं होता, लौकिक संस्कृत में कोई ऋषि नहीं होता, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो वैदिक संस्कृत धीरे धीरे रूपांतरित होते हुए, देखिए भाषा का एक स्वरूप होता है, जब तक वह एक स्वरूप में रही तो हमने करीबन ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का जो काल था, 8वीं ईसा पूर्व शताब्दी तक का जो काल था, अर्थात 700 वर्षों का जो कालखंड जो था, उसमें एक ही तरह की भाषा का व्यवहार हुआ। और जो आधुनिक गवेषणाएं हुई, जो शोध हुए, उसके अनुसार हमने उसको वैदिक संस्कृत नाम दे दिया। फिर उसके बाद में 8वीं शताब्दी से लेकर के माने 799 ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शती तक, 5वीं ईसा पूर्व शती तक जो है वो लौकिक संस्कृत, यहां पर लौकिक संस्कृत का प्रस्फुटन होता है। और ये लौकिक संस्कृत जो है धीरे धीरे जब अपने आगे वाले रूप में रूपांतरित हुई तो ये क्या बन गई, पाली बन गई। हम जैसा कि जानते हैं महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं और उनके द्वारा जो प्रवर्तित जो धर्म है बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक की सबसे पहली राजभाषा यही थी। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो घोषित राजभाषा की दृष्टि से पाली एक नंबर पर है। वैदिक और लौकिक संस्कृत को राजभाषा रूपी आश्रय प्रदान नहीं हुआ, यह धर्मनिरपेक्ष भाषाएं थी, ऋषि प्रसुप्त भाषाएं थी। और जो हमारा जो वास्तविक तथ्य है, जो सत्य है, उसकी गवेषणा के लिए जो अनुसंधान हुआ उसको हमने संस्कृत नाम दिया। लेकिन जब भगवान बुद्ध आए, गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश जो थे वो पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म की आधिकारिक भाषा पाली भाषा थी। साथ ही सम्राट अशोक जो कि बौद्ध अनुयायी थे और उन्होंने अपने जो है राजभाषा सबसे पहले पाली को घोषित किया। ये ईसा की 1 शताब्दी तक पाली चली। यहां पर देखिएगा ये 5वीं शताब्दी तक थी। फिर 499 से लेकर के ईसा की जो प्रथम शती थी, मानी ईसा 1 जो था, प्रथम जो शती थी, वहां तक पाली रहती है।
और पाली का जब स्वरूप जब बदला कुछ, तब हमने उसको क्या बोल दिया, प्राकृत बोल दिया। यह भी ध्यान रखिएगा कि महावीर, भगवान महावीर जिन्होंने जैन दर्शन चलाया, और जैन दर्शन की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। मित्रों, हमें हिंदी तक पहुंचना है कि हमारा जो भाषिक इतिहास जो है वो हिंदी तक आया कैसे। ये जो प्राकृत जो भाषा थी वो जैन धर्म की भाषा थी। प्रकृते भवति प्राकृतम, यद्यपि प्राकृत को लेकर के कुछ यहां पर विद्वानों में, भाषाचार्यों में, व्याकरणों में मतभेद भी है। कुछ का मानना है कि प्राकृत ही सबसे पहली प्रकृति से उत्पन्न जो स्वाभाविक जो सहज संचरित होने वाली जो भाषा है वो प्राकृति है। लेकिन चूंकि मैंने अभी पहले ही आपको कहा कि यहां पर शास्त्रार्थ नहीं, विद्यार्थियों का हित किसमें हो सकता है, तथ्य क्या है जिसको मानक माना गया है, वह यही है कि पाली से प्राकृत की उत्पत्ति होती है। कई बार आपको हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पूछ लिया जाता है, तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत। और प्राकृत जो है वो धीरे धीरे जब रूपांतरित हुई, ईसा की 5वीं शताब्दी तक प्राकृत का काल रहता है। इसके बारे में विस्तार से आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, कभी कोई और व्याख्यान यदि इस संदर्भ में होगा, भाषा के उद्भव और विकास पर ही यदि हमारा जो है ध्येय होगा मेरा, तो उसके उस समय मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। ये प्राकृत जो थी, प्राकृत जब अपने मूल रूप से थोड़ी च्युत हुई, तब उसका नाम क्या हुआ, अपभ्रंश। आपको यह ध्यान रखना है कि अपभ्रंश एक भाषा है, यह ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश एक भाषा भी है और अपभ्रंश एक शब्द भी है। अपभ्रंश शब्द जो है उसके दो अर्थ हो सकते हैं, ये एक शब्द भी है और यह एक भाषा भी है। जब शब्द की बात करूं तो अप उपसर्ग है, अप का अर्थ होता है दूर होना और भ्रंश मानी टूटना। किसी भी चीज का, किसी भी मौलिक चीज का कोई भी जो खंड जो टूट करके जो अलग होता है, जो उसका विकृत रूप होता है, जो उसका परिवर्तित रूप होता है, जो उसका खंडित रूप होता है, वह अपभ्रंश है। यदि मैं शब्द की दृष्टि से बात करूं तो वैदिक संस्कृत का लौकिक संस्कृत अपभ्रंश है, लौकिक संस्कृत का पाली अपभ्रंश है, पाली का प्राकृत अपभ्रंश है, और अपभ्रंश का अपभ्रंश जो है वह भी खड़ी बोली है। और खड़ी बोली का यदि अपभ्रंश यदि मैं मानूं तो वह हिंदी है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, शब्द की बात कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द नहीं है। यहां पर अपभ्रंश जो है ये एक भाषा है। और यदि भाषा की दृष्टि से बात करूं तो हिंदी का जो पूरा संपूर्ण परिवार जो सबसे ज्यादा ऋणी है, ये विकास यात्रा भले ही वैदिक संस्कृत से शुरू हुई, लेकिन हिंदी यदि सर्वाधिक किसी पर अवलंबित है वो अपभ्रंश पर अवलंबित है। विद्यार्थियों, अपभ्रंश के 6 रूप हैं। शोरसेनी है, महाराष्ट्री है, मागधी है, अर्धमागधी है, पैशाची है, ब्राचड़ है। और इसमें भी अपभ्रंश का जो शोरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी बोलियों का विकास हुआ, वह हिंदी की सबसे समृद्ध थाती है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अपभ्रंश धीरे धीरे जो है कई रूपों में बदलती है, और कई रूपों में बदलते हुए यूं कह सकता हूं कि यह खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित होती है। यह आधुनिक काल की जब बात है, जब भारतेंद्र युग आता है, तो वहां पर खड़ी बोली का प्रचार हुआ। खड़ी शब्द के साथ में बोली लगा है, खड़ी एक बोली भी है, लेकिन खड़ी बोली एक भाषा भी है। और इस खड़ी बोली से सीधा संबंध किससे है, हिंदी से। तो हिंदी का जो मानक रूप जो है, यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी का मानक रूप क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का जो मानक रूप है वह खड़ी बोली है। अब देखिएगा, वैदिक संस्कृत वेद, लौकिक संस्कृत रामायण महाभारत, फिर बौद्ध धर्म की भाषा जो थी अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, जो पिटकों की भाषा थी। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली में थे। भगवान महावीर के जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में थे। जैन ग्रंथों की भाषा भी प्राकृत है। फिर उसके बाद में अपभ्रंश आए, और अपभ्रंश धीरे धीरे अवहट बन गई। अवहट जो है, यही अपभ्रंश जो है, अवहट इसको हमने बोला, ये इसी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। फिर हमारे जो है हम जानते हैं कि रासो काव्य आया, वहां पर डिंगल और पिंगल बनी।
फिर उसके बाद में यदि हम कबीर की भाषा की बात करें तो वो रूपांतरित होते हुए उसका नाम हमने सदुकड़ी दिया। मुख्य मुख्य प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद में यदि मैं तुलसी की बात करूं तो वो अवधी भाषा में आए। फिर सूरदास जो है वो ब्रज भाषा में आए। जायसी कुछ अवधि में कुछ ब्रज में इस प्रकार से उनकी रचनाएं आती हैं और ये ब्रज भाषा संपूर्ण कृष्ण साहित्य की भाषा बन गई। और धीरे धीरे जब भारतेंदु युग आया तो यहां पर खड़ी बोली और हिंदी निज भाषा उन्नति को अहि, निज भाषा बिन मिटत न हिये को शूल। पहली बार हमारे चिंतकों ने, राष्ट्रवादी चिंतकों ने यह महसूस किया कि हमारी एक कोई भाषा होनी चाहिए जिसको हमने खड़ी बोली कहा। और फिर यही जो खड़ी बोली जो थी, यही मित्रों 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित होती है। यहां पर एक और तथ्य आपको सीखना चाहिए। यदि मैं संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति की बात करूं तो हिंदी भारत की राजभाषा है, घोषित रूप से राजभाषा है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन अघोषित रूप से, क्योंकि भारत के अधिसंख्यक जनसमूह की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है, इसलिए अघोषित रूप से हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी के दो रूप हो गए, एक तो राजभाषाई रूप, एक राष्ट्रभाषाई रूप। यहां पर ये जो कक्षाएं जो होगी ये राजभाषाई रूप की होगी, राष्ट्रभाषाई की नहीं। राष्ट्रभाषाई हिंदी का वह रूप है, राष्ट्र के अधिसंख्यक लोगों के जो संपर्क की भाषा है वह राष्ट्रभाषा है। लेकिन जो संवैधानिक दृष्टि से राजकाज की जो भाषा है वह राजभाषा है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए। कई बार इस शब्द का विग्रह पूछ लिया जाता है। राजभाषा राजकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अधिसंख्यक लोगों के संपर्क की भाषा है, अभिव्यक्ति की भाषा है। हम हमारे विचार, भारतीय अपने विचार करीबन 80% लोग भारत के जो हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वहां के लोग 80% लोग, मेरे पास कोई ऐसा रिसर्च नहीं है लेकिन एक हम बड़े मोटे रूप से कह सकते हैं कि 80% लोग जो है अपना स्वप्न जो है हिंदी भाषा में देखते हैं। वो उसकी कोई बोली हो सकती है। तो इसका मतलब हमारी जो रक्त में समाहित जो भाषा है वह हिंदी है। भले ही ये घोषित नहीं हो, अघोषित रूप से, और भारत की कोई दूसरी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, घोषित रूप से ये राजभाषा है। और यह भी ध्यान रखना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक जो है अनुच्छेद जो है उसमें इस राजभाषा संबंधी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बारे में कभी हम बात करेंगे, ये पूरा अलग से बिंदु है। मेरा अभी का लक्ष्य केवल इतना था कि हम हिंदी तक पहुंचे कैसे। और विद्यार्थियों, आप लोगों को यह जानना चाहिए कि ये वैदिक संस्कृत से शुरू हुई यात्रा खड़ी बोली पर आकर के हिंदी के रूप में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन हिंदी यहां भी रुकने वाली नहीं थी। हमारी परंपराओं में ऐसा माना गया कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यदि मैं विशेष करके 16वीं शताब्दी के आरंभ में या फिर 18वीं शताब्दी तक, ये जो 200 वर्षों का जो कालखंड था, इस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए, यहां पर आकर के अपनी स्थायी रूप से बस्तियां भी बसाई, चाहे वो डच थे, चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे वो अंग्रेज थे, या कोई वो और थे, मुगल थे। और उन्होंने वह जब यहां से आकर के हमारे यहां पर हम उनसे आक्रांत हुए, हमारे पर युद्ध थोपे गए, और जब हमारे यहां पर देश में उनका प्रश्रय हुआ तो वह अपनी संस्कृति भी साथ में लेकर आए। और भारतीयों ने अपने उदार हृदय से उनकी संस्कृति को तो अपनाया ही, लेकिन साथ ही उनकी भाषा को भी अपनाया। और यही कारण है कि जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, ये हिंदी कोई एक भाषा नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, अपितु ये भाषाओं का एक समुच्चय है। हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ये एक भाषाओं का समुच्चय है जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत से जो शब्द लिए गए उसको हमने क्या बोल दिया, वह तत्सम शब्द थे। ये तत्सम शब्द हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी की आधार भूमि तैयार करते हैं। यह हिंदी का वो प्रांगण है, यह हिंदी के तत्सम शब्द वह नींव है जिसके ऊपर हिंदी का विशाल भवन
अनंत अनंत काल तक जो है जो अपना स्थायित्व प्रदान करेगा, स्थायी रहेगा, वह झरझर नहीं हो सकता। इस तत्सम शब्दावली ये जो है ये हिंदी की आत्मा है। और इस तत्सम शब्दावली का हमने ग्रहण कहां से किया? वैदिक और लौकिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत में जो अग्नि शब्द जो प्रयुक्त हुआ, लौकिक संस्कृत में भी प्रयुक्त हुआ, लेकिन अग्नि जो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त हुआ या लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त हुआ, यह विषय नहीं है। यह अग्नि आज भी हिंदी का हिस्सा है। इस अग्नि शब्द का व्यवहार आज भी हम हमारे दैनंदिन जीवन में किया करते हैं। यह अग्नि धीरे धीरे, अग्नि से क्या बन गया बोलो? आग बन गया। हस्त से क्या बन गया? हाथ बन गया। और हस्ती से क्या बन गया? हस्ती मूल शब्द था, हाथी बन गया। और घोटक से क्या बन गया? घोड़ा बन गया। घोटक से क्या बना? घोड़ा बना। और कर्ण से क्या बना? कान बना। और दुग्ध से क्या बना? दुग्ध से क्या बना बोलो? दूध बना। तो धीरे धीरे हमारी परंपराओं में भाषा निरंतर विकसनशील है, परिवर्तनशील है। भाषा को व्याकरण अपनी सीमाओं में आबद्ध नहीं कर सकता। आप लोग इस बात को समझिएगा। व्याकरण भाषा को चला नहीं सकती। व्याकरण भाषा को केवल एक इशारा दे सकती है, एक संकेत दे सकती है कि इस प्रकार के कुछ मानक नियम है, उस पर जो है हमें इन मानक व्यवहारों का हमारे आचरण में वह प्रयोग होना चाहिए। लेकिन व्याकरण भाषा को धमकी नहीं दे सकती। व्याकरण अपनी सीमाओं में भाषा को कभी बांध नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि भाषा प्रवाहमान निर्जर है, ये सदैव बदलती रहती है। निरंतर विकसनशील प्रक्रिया में इसमें बहुत सारे नए शब्द जुड़ते जाते हैं। हमारी आगे की जो संस्कृतियां जो 500 वर्ष की होगी, उनके सम्मुख भाषा का एक नया स्वरूप होगा, वो स्वीकार्य भी होगा उस भविष्यकालीन समाज को, उस भविष्यकालीन बौद्धिक वर्ग को। तो भाषा निरंतर बदलती रही है। यदि वैदिक संस्कृत की मैं बात करूं तो वहां पर ये आज के जो राम ने श्याम को मारा, ने को से इत्यादि नहीं था। वहां पर अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। और लौकिक संस्कृत की अलग जो है श्लोकों की वहां पर रचना थी। धीरे धीरे बदलता बदलता हम कठिनता से सरलता की तरफ भाषा का इतिहास सदैव प्रवाहित होता है। और इसमें हमने जो है कारक चिन्ह जोड़ लिए। और ये कारक चिन्ह कब जुड़े? जब अपभ्रंश, जिसको हम जो है ईसा की 10वीं शताब्दी तक कह सकते हैं, ये ईसा की 10वीं शताब्दी के बाद में जब कारक चिन्ह, देखिए ध्यान से आपको समझने की बात है, जब कारक चिन्ह हिंदी में प्रकट हुए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, शब्द तो वही हैं। शब्द आज भी अग्नि हस्त बोला जाता है हिंदी में। मैं मेरे हस्त द्वारा लिखता हूं, तो हस्त के द्वारा, ये के द्वारा जो शब्द है ये हिंदी की पहचान है। तो हिंदी की सबसे बड़ी पहचान नोट कीजिएगा, वह है कारक प्रकरण। हिंदी को अन्य भाषाओं से अलग करने के लिए यदि कोई सबसे बड़ी चीज है तो वह है कारक चिन्ह। कारक चिन्हों के माध्यम से जो हम हमारी अभिव्यक्ति करते हैं, वही हिंदी को अन्य भाषाओं से अलग करती है। तो ये अग्नि धीरे धीरे जब आग बना तो हमने इसको तत्सम से दूसरे प्रकार के शब्दों से परिचित हुए, तद्भव। अब सवाल यह भी उठता है कि अग्नि से आग बनने की क्या कोई निश्चित तारीख थी क्या कोई दिनांक थी क्या? तो विद्यार्थियों ये आपको जानना चाहिए कि धीरे 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 इसका कोई हैप्पी बर्थडे का एक निश्चित डेट नहीं है। मेरी एक निश्चित डेट है कि मैं किस दिन पैदा हुआ, लेकिन किसी शब्द का निश्चित दस्तावेज नहीं होता। परंपराओं से धीरे धीरे न जाने कब परिवर्तित होकर के अग्नि ही क्या बन गया? आग बन गया। हस्त कब हाथ बन गया नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ये जो हाथ है, इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है, इसका जो बीज है, वो हस्त से आया है। अग्नि का जो बीज है, आग का जो बीज है, वो अग्नि से जुड़ता है। हाथी का जो बीज है वो हस्ती से जुड़ता है। इसलिए हमने तत्सम का अर्थ होता है तत् अर्थात उसके, याद रखिएगा, उसके, सम अर्थात समान। किसके समान? ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वह तत्सम है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान आज भी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वह तत्सम है। थोड़ा सा यदि और आगे आपको लेके जाऊं तो वह तमाम शब्द जो किसी भाषा के मूल शब्द हैं,
चाहे वो किसी भी भाषा के मूल शब्द हैं, उसको हम तत्सम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर तत्सम का मतलब है उसके समान, तत् अर्थात उसके सम अर्थात समान, किसके समान? ऐसे शब्द जो वैदिक और लौकिक संस्कृत में जिस रूप में प्रयुक्त होते थे, हिंदी में भी आज उसी रूप में प्रयुक्त जो हो रहे हैं वह तत्सम शब्द है। ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। हस्त को जब मैं हस्त बोल रहा हूं वो तत्सम है, लेकिन तद्भव कब हुआ? तद का अर्थ है उससे, और भव मानी उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? जो तत्सम से उत्पन्न होकर के, रूपांतरित होकर के धीरे धीरे हमारी परंपराओं ने, न जाने कब वह दिन आया जब हमारी परंपराओं ने अग्नि को आग बोलना शुरू कर दिया। हालांकि अग्नि के बीच में अग्नि आया, अग्नि से आग बना। हस्त के बीच में हथ आया था, पुस्तक जल्लन हथ दे, हथ, इस प्रकार से हथ, हस्त था, फिर हथ था, और फिर हाथ बन गया। ये अर्ध तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। लेकिन यह विषय आज का नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि हिंदी की जो शब्द संपदा है वह आखिर किस प्रकार से समृद्ध हुई, आज तक की हिंदी तक हम आए कैसे। उसकी जो विकास यात्रा थी, उसने अपनी विकास यात्रा में तत्सम शब्दों से शुरुआत की, और फिर उससे जो उत्पन्न हुए वह क्या हो गए? तद्भव। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी परंपराओं ने कुछ ऐसे शब्द बनाए जिन शब्दों का आधार तत्सम नहीं था, जिन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति संस्कृत के व्याकरण ग्रंथों में या अष्टाध्यायी में नहीं मिलती, अपितु वो हमारी लोक परंपराओं से, देशीय परंपराओं से जो शब्द हमारी हिंदी में सम्मिलित हो गए, उनको हमने क्या बोला? देशज शब्द बोला। देशज का अर्थ होता है देश विशेष में जन्म लेने वाला। तो वही सारे के सारे शब्द जो जिनकी कोई व्युत्पत्ति नहीं है, हड़बड़ाहट है, घबराना है, निखारना है, ये जितने भी शब्द है, खटाखट, खचाखच, कटाकट, छटासट, फटाफट, हाथों हाथ, रातों रात, ये जितने भी जो शब्द इस प्रकार से हमने जो बनाए और जो आज हिंदी की बड़ी ठाक खाती है वो शब्द, उन शब्दों को हमने क्या बोला? देशज शब्द बोला। और देशज शब्द के बाद में मैं इसको थोड़ा सा आगे से मिटा रहा हूं, आप लोग, मैंने यहां पर ही लिखा है अघोषित रूप वाला, यहां थोड़ा आगे हम चले। देखिए ये देशज शब्द आए और तीसरे प्रकार के शब्द हुए हिंदी में, एक, दूसरा तद्भव, तीसरा क्या हुआ? देशज। अभी अभी मैंने बात करी कि जब विदेशी आक्रांत हमारे यहां पर आए और आकर के अपना स्थायी निवास जब करने लगे, तो हमने उनके सांस्कृतिक मूल्यों को भी सीखा। मनुष्य इस समाज में सब कुछ जो सीखता है वो अनुसरण से सीखता है। हमारी सोच हमारे आसपास के वातावरण की उत्पाद होती है। हाँ, हमारी सोच हमारे आसपास के वातावरण की उत्पाद होती है, प्रोडक्ट होती है। मनुष्य वैसा ही तो सोचता है जो आसपास का वातावरण सोचता है। तो जब विदेशी आए और उनके शब्दों को आज हमने हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया, उनको हमने विदेशज बोला। और ये विदेशज शब्द आज हमारे लिए पराये नहीं है, ये अपने ही हो गए हैं। यदि मैं बात करूं और मैं बोलूं कि महाविद्यालय आयुक्तालय, तो कदाचित हो सकता है कि मेरे साथी भी इस बात को एक बार के लिए नहीं समझ पाए, क्योंकि हम महाविद्यालय की जगह किसका प्रयोग करने लग गए? कॉलेज का। इस कॉलेज शब्द को यदि मैं देखूं तो ये वस्तुतः क्या है? विदेशज शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है। आप प्रतिदिन सुबह उठ करके चाय पिया करते हैं, आप प्रतिदिन उठ करके किचन में जाते हैं, आप जब भी आवश्यकता होती है हॉस्पिटल जाते हैं, आप सेक्रेटरीट चले जाते हैं। ये सारे के सारे शब्द आज हिंदी में धड़ल्ले से बिखरे हैं और हिंदी की एक खाती भी मान सकता हूं। लेकिन आप चिंतन कीजिएगा विद्यार्थियों कि आप पिछली बार महाविद्यालय कब गए थे? आप कॉलेज रोज जाते हैं, आपने पिछली बार स्कूल कब गए थे? पिछली बार विद्यालय कब गए थे? हम सब लोग स्कूल बोलते हैं और स्कूल हमारे रक्त में इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से संचरित हो गया कि आज हमें लगता है कि स्कूल हिंदी का शब्द है। और उसको हमने देवनागरीकरण भी कर दिया और स्कूल इस प्रकार से लिखने लगे, कॉलेज इस प्रकार से लिखने लगे। और ये तो छोड़िए, इससे आगे हमने बहुवचन भी हिंदी के हिसाब से कॉलेजें बना लिया, स्कूल्स के हिसाब से स्कूलें बना दिया, ट्रेन के हिसाब से ट्रेनें बना दिया। हम कब लोहपतगामिनी या शंकर शब्द रेलगाड़ी है उस पर हम जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हमारी हिंदी में, हिंदी की शब्द संपदा में जो सम्मिलित हुए, वो चौथे स्थान पर आते हैं। और वो चौथे स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं वह विदेशज शब्द हैं।
और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि हिंदी में कितने प्रकार के शब्दों का प्रचलन है। तो 5 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और हम यहां तक भी नहीं रुके और एक नई प्रजाति का शब्द हमने गढ़ लिया, उसको हमने शंकर कहा। देखो, एक तो ध्यान रखना, ये होता है शंकर, शिव वाला। शम करोति थी, शंकर जो शांत करता है वह शंकर। और एक ये शंकर, शंकर का अर्थ है मिश्रित। ये शब्द युग में पूछा जाता है, ये शंकर जो है ये शिव है, ये शंकर शिव है। शंकर का अर्थ मिश्रित होता है। तो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को भी हमने बना लिया। हम बहुत बार देखते हैं जब हॉस्पिटल में जाते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं, हालांकि आजकल चिकित्सालय में हम नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल ही जाते हैं या अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां पर एक कक्ष होता है, ऑपरेशन कक्ष। आप कभी विचार कीजिएगा, ऑपरेशन शब्द हमारा नहीं है, हमारा शब्द तो है शल्य, शल्य चिकित्सा। तो शल्य जो चीर फाड़ की जाती है वो शल्य। लेकिन यदि शल्य वहां पर कोई लिख दे तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़ा जी का जंजाल हो जाएगा, क्योंकि भाषा में वैरुष्य काम नहीं आता। अभिव्यक्ति का सहजता, अभिव्यक्ति की सरलता जिसमें हो वही भाषा है। तो ये जो ऑपरेशन कक्ष जो शब्द है, ऑपरेशन और कक्ष, इसमें देखिए ऑपरेशन किसका शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, और कक्ष हमारा शब्द है। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार जिलाधीश, जो डीएम कलेक्टर महोदय जो है, जिला शब्द जो है वह विदेशज है, और अधीश शब्द हिंदी का है, संस्कृत का है। तो जिला और अधीश को जोड़ करके हमने संधि भी कर दी। जिले में न में नुक्ता आएगा, ज में, फारसी में फ पर नुक्ता आएगा। इसके बारे में कभी बात करेंगे। ये नुक्ते और नुक्ते के बिना शब्द में अर्थ भेद हो जाया करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी और मैं बात करूंगा। लेकिन इस प्रकार के जो शब्द है, जिलाधीश, ये कई सा शब्द है, ये तत्सम नहीं, तद्भव नहीं, देशज विदेशज नहीं, ये कई सा शब्द है, ये संकर शब्द है। संकर का मतलब है 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द जो हमारे दैनंदिन जीवन में हम उपयोग में लाते हैं। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। रेलगाड़ी शब्द ले लीजिएगा, रेल हमारा शब्द नहीं है, इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी हिंदी का तद्भव शब्द है। तो रेल और गाड़ी को जोड़ करके कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट और भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये सेटिंग करके जो हमने शब्द बना लिए 2 भिन्न भिन्न भाषाओं वाले, उनको हमने संकर शब्द कहा। ऐसे बहुत, चिड़ियाघर, चिड़िया शब्द हमारा नहीं है, घर हमारा शब्द है, हिंदी का शब्द है, तो एक विदेशज और एक हिंदी चिड़ियाघर शब्द बन गया। ऐसे तोप खाना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के जो शब्द बने, 2 अलग अलग भाषाओं में जिसकी उत्पत्ति हुई, और उसको जोड़ करके हमने एक संयुक्त शब्द बना दिया। समास की दृष्टि से बात करूं तो वह समस्त पद जो है वह संकर शब्द है। इस प्रकार के जो शब्द है। और अब ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये जो 5 प्रकार के जो शब्द हुए, इन 5 प्रकार के शब्दों को एक डिब्बे में बंद कर दो और ऊपर लिख दो हिंदी। तो तब मैंने कहा था कि हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी एक भाषाओं का समुच्चय है, एक भाषाओं का संसार है, भाषाओं का अजायब घर है। और हमें इसी रूप से देखना चाहिए। वैदिक संस्कृत से आरंभ हुई यात्रा जब 3500 वर्षों तक चली, तो वह हिंदी जिस रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, ये अपनी उस परंपराओं से इन शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इन 5 प्रकार की परंपराओं को अपने अंतःकरण में समाहित करके ये विकास यात्रा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, और ये आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि भाषा कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, और भाषा व्याकरण में बंधती भी नहीं। वो अलग बात है कि हमें इसके मानक रूप से परिचित होना चाहिए। और विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हिंदी के साथ यदि न्याय करना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम नियम लगेंगे, तद्भव के साथ तद्भव, देशज के साथ देशज, विदेशज के साथ विदेशज, और संकर के साथ संकर शब्द का प्रयोग, संकर नियमों का प्रयोग भी करना चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत फटाफट। अब देखिएगा, हम 3 शब्दों की आज और बात करते हैं। हम हिंदी शब्द की अभी तक बात करी। हिंदी क्या है भाषा के रूप में? यदि मैं इसको देखूं तो हिंदुस्तान में जो बोली जाने वाली, अधिसंख्यक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है। हिंदी शब्द के अर्थ की बात करूं और शब्दकोश में यदि आप इसको देखो तो हिंदी जो है इसका अर्थ होता है हिंद का।
हिंद का जो निवासी है वह हिंदी है, लेकिन भाषा के रूप में एक दो तरह से ये शब्द है। एक तो विशेषण है, विशेषण जब विशेषण के रूप में मैं कहता हूं ये हिंदी 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 चिन्नी भाई भाई नारा भी है, हालांकि कितना सार्थक है कितना नहीं है इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी जो शब्द है ये विशेषण के रूप में तब आता है तब इसका अर्थ होता है हिंद का निवासी, और जब भाषा के रूप में आता है व्यवहृत होता है तब ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तो भाषा बन जाता है, तब इसका अर्थ होता है हिंदुस्तान में या हमारे भारत में बोली जाने वाली जो राजभाषा है, आधिकारिक जो भाषा है, जो संवैधानिक भाषा है, अघोषित रूप से जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। तो हिंदी के बारे में हमने बात करी। आइए विद्यार्थियों, मैं संक्षिप्त में 5 मिनट भाषा शब्द की बात करता हूं। भाषा क्या है? ये एक बहुत बड़ा स्वतंत्र विषय हो सकता है, लेकिन मैंने ये संकल्प लिया था कि जब आप लोगों के साथ हम बात करें तो आपको बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी दी जाए, और यही हमारे जो है इस ज्ञान सुधा चैनल की एक संकल्पना भी है कि हम विद्यार्थियों के हित में जो तथ्यात्मक रूप चीजें हैं वह सामग्री आपके साथ बांटें। भाषा शब्द की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, भाषा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि भाषा 2 आधारों पर हम सीख सकते हैं। भाषा का जो पहला आधार है वो मानसिक आधार है, और जो दूसरा आधार है वो भौतिक है। तो 2 आधारों पर ये भाषा है, एक तो मानसिक और एक भौतिक। मानसिक का हम कह सकते हैं कि ये अमूर्त है, और ये जो है वो मूर्त है। मूर्त का मतलब जब वर्ण जो है जब चित्रित हो जाते हैं, जब लिखित हो जाते हैं, तो वह मूर्त रूप जब प्रदान करता है तो उसको हम मूर्त रूप कह देते हैं। मानसिक का मतलब है कि मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे मस्तिष्क में जो चल रहा है, वह जब तक विचार के रूप में है, जब तक वाणी के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से प्रकट नहीं होता है, वह भाषा का मानसिक आधार है। और वही मानसिक आधार जब वागव्यों द्वारा बाहर स्फोट के रूप में, ध्वनि के रूप में या लेखनी के रूप में निकलता है, तब हम उसको भाषा का भौतिक आधार कह देते हैं। जो मेरे मस्तिष्क में क चल रहा था, उस क को जब मैंने लिख दिया या बोल दिया तो यह भाषा का भौतिक आधार हो गया। और यह भाषा का जो भौतिक आधार है, यही मित्रों अभिव्यक्ति का या संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम है भाषा। ये ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें कि भाषा साधन है या साध्य, तो भाषा साधन है, साध्य नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा। किसका साधन है? अभिव्यक्ति का साधन है। मेरे हृदय में जो बात चल रही है, उस बात को मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? भाषा का। इस मनुष्य समाज को पशु सृष्टि से अलग करने के लिए यदि कोई एकमात्र आधार है तो वो भाषा है। इस भाषा के फिर हम अभिव्यक्ति के आधार पर 2 भेद कर देते हैं। ये भाषा के आधार के रूप में 2 भेद है, और अभिव्यक्ति के आधार पर हम 2 भेद कर देते हैं। एक अव्यक्त भाषा होती है और एक व्यक्त भाषा होती है। एक चिड़िया अपने जीवन काल में च च बोलती है, कौवा क क ही बोलता है, और तोता ट ही रटता रहता है, ट ट रटता रहता है, लेकिन उससे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। मनुष्य समाज ने इस सृष्टि में चलित जितने भी प्रकार की ध्वनियां थी, उन सभी ध्वनियों को एक सार्थक रूप प्रदान किया, तब हमने उसको क्या बोला? व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा का मतलब है विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति का अभाव। लिखिएगा, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति जहां पर नहीं होती, जहां पर विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, वह अव्यक्त है। पशु पक्षियों की जो भाषा है वह अव्यक्त भाषा में आती है, ये ध्यान रखिएगा। चिड़िया चूं चूं करती है, तोता जो है वो अपनी भाषा बोलता है, हाथी अपनी भाषा बोलता है, शेर अपनी भाषा बोलता है। उस विषय पे हम नहीं जा रहे, लेकिन वो जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी जो भाषा जो है वो वाग अवयव द्वारा केवल उच्चारित भाषा नहीं है।
व्याकरण जिसका अध्ययन करता है वो अव्यक्त भाषा नहीं है, व्याकरण उसी व्यक्त भाषा का। और व्यक्त भाषा में किसकी भाषा आती है? मानव समाज, मानव समुदाय की जो भाषा है। मनुष्य अपने वाग अवयव से जो कुछ भी उच्चारित करता है, जो कुछ नहीं बल्कि सचेत, जागरूक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो कुछ भी उच्चारित करता है वह व्यक्त भाषा है। और व्यक्त भाषा की सबसे बड़ा अभिलक्षण यह है कि यहां पर विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यह आनुवंशिक नहीं है, यह अनुवंश चली आ रही परंपराओं में नहीं है, इसको सीखा जाता है। और यह सीखने की जो क्षमता है यह सहज है, यह जन्मजात है हम कह सकते हैं। लेकिन भाषा जन्मजात नहीं है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। भाषा जन्मजात नहीं है का मतलब क्या है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब वो कोई भाषा नहीं जानता। हां, उसको अर्जित किया जाता है और अपने परिवेश से वो सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसलिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है, आनुवंशिक नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये जो मानव समुदाय द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है, इसकी अभिव्यक्ति जो है व्यक्त भाषा के, मैं इसको फिर से मिटाऊंगा। ये जो व्यक्त भाषा है, देखो अभी तक हमने भाषा के आधार के रूप में बात करी तो दो आधार थे, मानसिक और भौतिक, और फिर अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त और अव्यक्त। और ये जो व्यक्त भाषा है, इस व्यक्त भाषा के तीन रूप हमारे सामने आते हैं। पहला जो रूप है वह आदिम रूप, जिसको हमने सांकेतिक कहा। पहला भाषा का रूप सांकेतिक है। फिर संकेत से हमने कुछ ध्वनियां बोलनी सीखी, मौखिक, और फिर क्या है बोलो, लिखित। सांकेतिक का मतलब क्या है? जो केवल संकेतों के माध्यम से चलित है। हमारी आदिम सृष्टि से लेकर के अधुनातन पर्यंत भी कोई न कोई संकेत के माध्यम से, लेकिन सांकेत भाषा का जो सांकेतिक रूप है यह भाषा का मुख्य रूप नहीं है। मुख्य तो मौखिक और लिखित ही है। आज भी जब हम जा रहे हैं और यान में जा रहे हैं, सामने लाल बत्ती आ गई तो इसका अर्थ होता है कि हमें रुकना है, और जब हरी बत्ती हो गई तो इसका मतलब चलना है। मनुष्य की आरंभिक यात्रा संकेतों से शुरू हुई। मानव जाति का इतिहास ये बताता है कि हमने संकेतों के माध्यम से हमारी अभिव्यक्ति करना शुरू की। और संकेतों के माध्यम से, क्योंकि मनुष्य विकसनशील मस्तिष्क का स्वामी है, और धीरे धीरे उसने अनुरणात्मक रूप से, या यूं कह सकता हूं कि प्रकृति की जो ध्वनियां थी, जो स्फोट थे, जो स्वन थे, उनको कुछ बोलना शुरू किया, उनके लिए कुछ एक विचार बना। इसलिए भाषा का कौन सा रूप सामने आ गया? भाषा का मौखिक रूप सामने आता है। और ये जो भाषा का मौखिक रूप है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये भाषा का ध्वन्यात्मक या स्फोटात्मक पक्ष है। जब तक केवल मुख से, मानव मुख से उच्चारित तो केवल जो संकेत है, उसको यदि मैं कहूं तो वो क्या है बोलो? मौखिक है। मैं जो अभी बोल रहा हूं ये मौखिक पक्ष है। और ये मौखिक पक्ष भाषा का आदिम पक्ष है। ये संकेतों पर आधारित जरूर था, लेकिन संकेतों से कोई 100 मील आगे था। संकेतों से एक निश्चित अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। कोई भी वाक्य संकेत में नहीं कहा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, कोई एक जो है किसी एक भाव को जरूर व्यक्त किया जा सकता है संकेत के माध्यम से। मैं जब ऐसे करता हूं इसका मतलब आना है, ऐसा करता हूं जाना है, ऐसा करता हूं बैठना है, और भी तरीके हैं। हाव भाव, आंगिक चेष्टाएं जो है वो संकेतों के माध्यम से चालित होती है। लेकिन मुख जो है, इस मुख के माध्यम से जो ध्वन्यात्मक रूप से, जिसको स्फोटात्मक कहते हैं, और भाषा विज्ञान में जिसको स्वन नाम दिया गया है, वह भाषा का मौखिक आधार है। हमें ऐसा जानना चाहिए। ये मित्रों, ये मौखिक रूप जो है ये भाषा का आरंभिक रूप है। भाषा का आरंभिक, या जिसको हम कह सकते हैं कि अलिखित रूप है। भाषा का अलिखित रूप है वह क्या है बोलो? मौखिक रूप है। और यह भाषा का समीपस्थ अभिव्यक्ति का माध्यम है। आरंभ में मौखिक जो भाषा थी एक समीपस्थ अभिव्यक्ति का माध्यम हुआ करती थी। आज तो मैं अजमेर से बोल रहा हूं, हो सकता है कि कोई कन्याकुमारी से, कोई कश्मीर से, कोई कर्नाटक, केरल से बैठा व्यक्ति भी मुझे सुन रहा है। लेकिन आरंभ में जो भाषा का जो समीपस्थ माध्यम था, भाषा का आरंभिक अलिखित, जिसको ध्वन्यात्मक या स्फोटात्मक रूप कहते हैं, यह भाषा का मौखिक पक्ष से जुड़ी हुई चीज है। यदि मैं बात करूं कि मौखिक जो पक्ष है, मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है, मेरे साथ साथ लिखिएगा, मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है मित्रों,
ये इकाई क्या है बोलो, ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई है वह वर्ण है। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब तीसरा जो रूप आया वो क्या आया बोलो, लिखित रूप आया। और भाषा का लिखित रूप ही एक तरह से प्रामाणिक है। भाषा के उच्चारित रूप को, भाषा के उच्चारित रूप को लिपिबद्ध जब कर दिया, जब हमने उच्चारित रूप को क जो मैंने बोला था उसका कोई एक संकेत बना दिया, ये क है, ये ख है, तो ये क्या है, भाषा के उच्चारित रूप को लिपिबद्ध जो करना है ये मौखिक रूप है। और ये जो मौखिक रूप है, वर्तनी का संबंध इसी से होता है। वर्तनी का संबंध ध्यान रखिएगा, वर्तनी का जो संबंध है, क्योंकि उच्चारण का संबंध तो इससे है, मौखिक पक्ष जो है इसमें उच्चारण का संबंध है, इसमें वर्तनी का संबंध है। भाषा का जो मानक रूप है वो मानक रूप किससे जुड़ा है कि लिखित पक्ष से जुड़ा है, यह भी ध्यान रखिएगा। लिखित रूप की यदि मैं आगे बात करूं तो ये भाषा का या अभिव्यक्ति का समीपस्थ और दूरस्थ दोनों प्रकार का माध्यम है। ये समीप में भी है, दूरस्थ भी है। मैंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को यदि मैंने दूर तक भेज दिया तो मेरी जो अभिव्यक्ति थी वो आपके हृदय तक अवश्य आएगी। तो इसका मतलब समीपस्थ और दूरस्थ रूप जो है भाषा का वो लिखित रूप है। दूसरी बात बहुत ध्यान रखिएगा, जो साहित्य का संरक्षित रूप है, जो स्थायित्व प्रदान करता है साहित्य को, जो वांग्मय को स्थायित्व प्रदान करता है, जो विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है, वह क्या है बोलो, लिखित रूप है। क्योंकि वेद का एक नाम श्रुति है और श्रुति का मतलब केवल श्रवण परंपरा से रक्षित था। जिस दिन हमने उसको लिख दिया तब हमने उसको वेद कहा। हालांकि वेद कहने के पीछे और माध्यम है और कोई आधार है, लेकिन आपको समझाने के लिए कह सकता हूं कि श्रुति अर्थात श्रवण परंपरा जो थी वो मौखिक परंपरा से रक्षित था, लेकिन साहित्य का जो संरक्षित वास्तव में जो रूप है और स्थायित्व प्रदान करने वाला वो लिखित है। और इस लिखित रूप की जो आधारभूत जो इकाई है वो वर्ण है। मैं आज आपको ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, भाषा नहीं पढ़ा रहा, मैं एक व्याकरण का परिचय दे रहा हूं। मित्रों, इसके साथ ही यह जान लेना चाहिए कि जो भाषा शब्द है उसके मूल में भाष धातु है, और संस्कृत की दृष्टि से बात करूं तो टाप प्रत्यय है, और हिंदी की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो आप प्रत्यय है। भाष जो शब्द है इसका अर्थ होता है बोलना, कहना, प्रकथन करना, उच्चारण करना, जबान, वक्तृता, शैली। और वो कैसी होनी चाहिए मैं बता चुका हूं। ये कौन सी भाषा की बात करेंगे हम, व्यक्त भाषा जो मनुष्यों की भाषा है उसकी हम बात करेंगे। मैंने भाषा के बारे में आपको 3-4 आधार प्रदान किए। इसका मतलब मानव मन के विचारों को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ प्रकट करने का जो सरल और सशक्त शब्दमय जो साधन है, ध्यान रखिएगा, जो शब्दमय साधन है उसी का नाम भाषा है। और ये भाषा मनुष्य समाज की, मानवीय संस्कृति की सबसे बड़ी खोज है। अधुनातन पर्यंत जितने भी अनुसंधान, जितने भी खोज और जितने भी आविष्कार हुए, भाषा का आविष्कार हमेशा ही सदैव प्रथम पायदान पर रहेगा। क्योंकि मनुष्य सृष्टि के पास यदि कोई सबसे अद्भुत, विलक्षण, अद्वितीय चीज है तो वो भाषा ही है। इसलिए कहा इदम अंधतमा प्रतस्नम जायेत भुवन त्रयम यदि शब्दावयम ज्योतिर आ संसारम न दीप्यते। यदि शब्द रूपी ज्योति मनुष्य के पास नहीं होती तो हजारों सूर्य मिलकर के भी इस संसार में सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा रहता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई संपदा है तो वो भाषा है। भाषा का प्रयोग ठीक ढंग से हम करें, ठीक ढंग से इसको सीखें, यही हमारा मनुष्यों का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज की जो कक्षा थी उसमें मैंने हिंदी की विकास यात्रा आपको बताई, भाषा के बारे में बात करी। आगे मैं बात करूंगा व्याकरण और व्याकरण की जो विभिन्न संक्रियाएं हैं, चाहे वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, चाहे वर्ण विचार हो, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष हो, तमाम चीजों पर हम एक क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा ये विद्यार्थी वर्ग जो है ये तोता नहीं बने, ये रटू तोता नहीं बने, ये कुछ सीखे। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है वो गवेषणा करता है, वो चिंतन करता है, अपने मस्तिष्क को खुला रखें। मस्तिष्क हमेशा खुलने से ही काम करता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूर्ण
खुले हुए मन से इन विचारों का स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी मैं यहां पर लिखूंगा एक जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आपको मानक रूप से उसके यथार्थ रूप से परिचित कराऊं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।